जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो पहला शब्द सीधे ये बताता है कि ये बॉट्स हैं जो नया टेक्स्ट उत्पन्न करते हैं। प्री ट्रेन्ड का मतलब है कि कैसे मॉडल ढेर सारे डेटा की मदद से सीखता है, और उपसर्ग ये दिखाता है कि इसे विशेष कामों के लिए और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन आखिरी शब्द वो हुक्म का इक्का है। ट्रांसफॉर्मर एक विशेष न्यूरल नेटवर्क है, एक मशीन लर्निंग मॉडल और एआई के अभी बढ़ने के पीछे का मुख्य आविष्कार है। इस वीडियो और अगले चैप्टर में मेरा लक्ष्य ये है कि दिखाकर समझाना कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है। हम एक एक कदम को रखेंगे और उसके अंदर के डेटा को समझेंगे। ट्रांसफॉर्मर से आप कई तरह के मॉडल्स बना सकते हैं। कुछ मॉडल ऑडियो को लेकर नकल स्क्रिप्ट बनाते हैं। ये सेंटेंस एक मॉडल से आया है जो उल्टा काम करके टेक्स्ट से सिंथेटिक स्पीच बनाता है। सारे वो टूल्स जिन्होंने 2022 में दुनिया हिला दी थी, जैसे डैली और मिड जर्नी, जो एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लेकर इमेज बनाते हैं, सब ट्रांसफॉर्मर्स पर आधारित है। चाहे मैं इसे ये ना समझा पाऊं कि पाई राक्षस क्या होता है, फिर भी मैं हैरान हूँ कि इस तरह की चीजें थोड़ी भी मुमकिन है। असली ट्रांसफॉर्मर जो 2017 में गूगल लेकर आया था, वो खास सिर्फ टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने के लिए बनाया गया था। लेकिन जिस वेरिएंट पर हम और आप फोकस करेंगे, जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स का आधार है, वो एक मॉडल है जो टेक्स्ट का टुकड़ा लेता है, शायद आसपास की तस्वीरें या आवाज के साथ, और अंदाजा लगाता है कि पैसेज में अगला क्या आएगा। ये अंदाजा पाथ के कई अलग अलग हिस्सों पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रूप लेती है जो आगे आ सकती है। पहली बार में ऐसा लग सकता है कि अगला शब्द का अंदाजा लगाना नए टेक्स्ट उत्पन्न करने से अलग है, पर अगर आपके पास ऐसे प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं, तो एक आसान चीज जो की जा सकती है उससे लंबे टेक्स्ट निकलवाने के लिए, वो है कि उससे एक शुरुआती टुकड़ा दिया जाए। अभी निकाले गए डिस्ट्रीब्यूशन से एक सैंपल दिलाया जाए, उस सैंपल को टेक्स्ट से मिलाया जाए और फिर पूरे प्रोसेस को दोबारा रन करके नया अंदाजे निकाले जाएं, जो नए और अभी जोड़े गए टेक्स्ट पर आधारित हो। मुझे आपका नहीं पता, पर मुझे लगता है कि इसे असल में काम करना चाहिए। जैसे कि इस एनिमेशन में मैं लैपटॉप पर चैट जीपीटी 2 चला रहा हूँ और बार बार अगले टेक्स्ट का अंदाजा और सैंपल तैयार करवा रहा हूँ, ताकि सीड टेक्स्ट के आधार पर एक कहानी बन सके। और इस कहानी का ज्यादा मतलब नहीं बनता वैसे, पर अगर मैं इसे चैट जीपीटी 3 के एपीआई से बदल दूं, जो वही बेसिक मॉडल है पर काफी बड़ा, तब अचानक जैसे जादू से हमें एक समझदार कहानी मिलती है जो ये तक समझ लेती है कि एक पाई क्रिएचर गणित और गणना के देश में रहता होगा। ये जो बार बार अंदाजा लगाने और सैम्पलिंग का प्रोसेस, वही चीज होती है जब आप चैट जीपीटी या किसी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ घुलते मिलते हैं और देखते हैं कि ये एक बार में एक शब्द निकाल रहा है। और तो और एक फीचर जो मुझे बहुत पसंद आता है, वो होता है कि मैं उसके चुने हर नए शब्द के लिए उसके पीछे की डिस्ट्रीब्यूशन देख सकूं। अब चलिए ऊंचे स्तर पर देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर डेटा कैसे चलता है। हमारे स्टेप की गहराई को समझने, व्याख्या करने और एक्सपैंड करने में ज्यादा समय देंगे, पर बड़े पैमाने पर जब कोई चैटबॉट एक विशेष शब्द निकालते हैं तो ये प्रोसेस होता है। पहले इनपुट को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, इन टुकड़ों को टोकन्स कहते हैं, और टेक्स्ट के मामले में ये टोकन्स शब्दों के टुकड़े या सामान्य कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर तस्वीर या आवाज है तो टोकन्स उन तस्वीरों के छोटे निशान या उन आवाज के छोटे हिस्से हो सकते हैं, पर हर एक टोकन को वेक्टर के साथ शामिल किया जाता है, जो एक नंबर की सूची होती है जो किसी तरह उस टुकड़े का मतलब इनकोड करती है। अगर आपको लगता है कि ये वेक्टर्स किसी हाई डायमेंशनल जगह पर कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, तो जिन शब्दों के मतलब एक जैसे होते हैं वो इस जगह के करीबी वेक्टर्स पर जाते हैं। फिर वेक्टर्स का ये क्रम एक ऑपरेशन से गुजरता है जिसे अटेंशन ब्लॉक कहते हैं, और ये वेक्टर्स को एक दूसरे से बात करने और जानकारी आगे बढ़ाकर अपनी वैल्यू बढ़ाने की अनुमति देता है। जैसे कि मशीन लर्निंग में मॉडल शब्द का मतलब और फैशन मॉडल में उसका मतलब अलग होता है। अटेंशन ब्लॉक ये तय करता है कि किस संदर्भ में कौन सा शब्द उचित है और उनका अर्थ कैसे अपडेट होना चाहिए। और फिर से जब मैं मीनिंग शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो ये पूरी तरह से उन वेक्टर्स की एंट्री में कोडित किया जाता है। उसके बाद ये वेक्टर एक अलग ऑपरेशन से गुजरते हैं और आपके पढ़ने वाले सोर्स के अनुसार इसे मल्टी लेयर परसेप्ट्रन या फीड फॉरवर्ड लेयर कहा जाता है। और यहाँ वेक्टर एक दूसरे से बात नहीं करते, वो सब एक ही ऑपरेशन में सामने से गुजरते हैं। और जबकि ये ब्लॉक समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, बाद में हम जानेंगे कि कैसे ये कदम हर वेक्टर से कई सवाल पूछकर फिर उनके जवाबों के आधार पर उन्हें अपडेट करने जैसा है। इन दोनों ब्लॉक से सारे ऑपरेशन
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के एक बड़े ढेर जैसे हैं और हमारा मुख्य काम ये समझना होगा कि इन मैट्रिक्स को कैसे पढ़ा जाए। मैं नॉर्मलाइजेशन के कुछ स्टेप्स जो इनके बीच होते हैं उन्हें आसान कर रहा हूँ, लेकिन ये तो सिर्फ एक हाई लेवल प्रीव्यू है। उसके बाद प्रोसेस दोहराया जाएगा। आप अटेंशन ब्लॉक और मल्टीलेयर परसिस्टेंट ब्लॉक के बीच आगे और पीछे जाते हैं जब तक आखिरी में ये उम्मीद हो कि पैसेज का अर्थ किसी तरह से क्रम के आखिरी वेक्टर में आ जाए। फिर हम उस आखिरी वेक्टर पर एक खास ऑपरेशन करते हैं जो सभी मुमकिन टोकन्स और सभी आगे आने वाले टेक्स्ट के टुकड़ों पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और जैसा मैंने कहा, एक बार आपके पास एक ऐसा टूल हो जो दिए गए टेक्स्ट के हिस्से पर अगले शब्द का अंदाजा लगा ले, तो आप एक छोटा सीड टेक्स्ट देकर बार बार अंदाजा लगाने, डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल लेने, उसे जोड़ने और बार बार दोहराने का खेल खिलवा सकते हैं। जो लोग इस चीज को जानते हैं उन्हें याद होगा कि चैट जीपीटी के आने से पहले GPT-3 की शुरुआती डेमो ऐसे ही लगते थे। आप उससे कहानियां और निबंध खुद से ही पूरा करते थे। ऐसे टूल को चैटबॉट बनाने के लिए एक सबसे आसान शुरुआत होती है कि एक छोटे टेक्स्ट से जो ये बताता है कि एक यूजर एक मददगार AI असिस्टेंट के साथ बात कर रहा है, जिसे आप सिस्टम प्रॉम्प्ट कहेंगे। और फिर आप यूजर के शुरुआती सवाल या प्रॉम्प्ट को डायलॉग को पहले हिस्से की तरह लेंगे और फिर आप उसे अंदाजा लगवाएंगे जो एक मददगार AI असिस्टेंट जवाब में कहेगा। इसको अच्छे से काम करने के लिए एक जरूरी ट्रेनिंग स्टेप की बात की जा सकती है, पर ऊंचे स्तर पर। ये सामान्य आइडिया है। इस चैप्टर में हम नेटवर्क के बिल्कुल शुरुआत में और नेटवर्क के बिल्कुल अंत में जो होता है उसको विस्तार से समझेंगे। साथ ही मैं कुछ जरूरी बैकग्राउंड नॉलेज पर भी ध्यान देना चाहूंगा, वो चीजें जो किसी मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए स्वाभाविक थी ट्रांसफॉर्मर्स के आने तक। अगर आप उस बैकग्राउंड नॉलेज के साथ कंफर्टेबल हैं और बेताब भी, तो आप अगले चैप्टर पर जा सकते हैं जो अटेंशन ब्लॉक की बात करेगा, जिसे आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर का दिल कहा जाता है। उसके बाद मैं मल्टीलेयर परसेप्टेंट ब्लॉक ट्रेनिंग काम कैसे करती है और कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करूंगा जो उस पॉइंट तक छूट गई होंगी। बड़े संदर्भ में ये वीडियोस डीप लर्निंग की मिनी सीरीज का हिस्सा है और कोई बात नहीं अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, आप बाद में देख सकते हैं। पर ट्रांसफॉर्मर्स को खास समझने से पहले मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि डीप लर्निंग के मूल आधार और स्ट्रक्चर की समझ को लेकर हम एक साथ हों। स्पष्ट बातों के जोखिम के साथ ये मशीन लर्निंग का एक सलीका है। किसी भी मॉडल को परिभाषित करता है जहां आप डेटा का इस्तेमाल करके मॉडल के बर्ताव का पता लगाते हैं। मेरा मतलब है कि मान लीजिए आप एक फंक्शन चाहते हैं जो एक इमेज ले और उसे डिस्क्राइब करने के लिए एक लेबल दे दे। ये टेक्स्ट के एक पैराग्राफ पर अगले शब्द का अंदाजा लगाए, या कोई भी ऐसा टास्क जिसमें सहज ज्ञान और पैटर्न पहचानने की जरूरत हो। हम आजकल इसे कुछ हल्के में लेते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में मकसद है कि स्पष्ट रूप से बताने की बजाय कि एक टास्क को कोड में कैसे करना है, जो लोग AI के शुरुआती दिनों में करते। आप एक लचीला स्ट्रक्चर बनाते हैं घुमावदार पैमानों के साथ, जैसे कई नॉब्स और डायल्स, और फिर आप कई एग्जाम्पल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं कि दिए गए इनपुट पर आउटपुट कैसा लगना चाहिए कि उन पैमानों की वैल्यूज को ठीक कर सके ताकि इस बर्ताव की नकल हो पाए। जैसे कि मशीन लर्निंग का सबसे आसान फॉर्म है लीनियर रिग्रेशन, जहां आपके इनपुट और आउटपुट सिंगल नंबर्स होते हैं, जैसे एक घर का स्क्वायर फुट और उसकी कीमत, और आप चाहते हैं कि डेटा के माध्यम से एक सर्वोत्तम फिट रेखा ढूंढना जिससे घर की आने वाली कीमत का पता लगा सके। ये लाइन दो लगातार पैमानों से परिभाषित होती हैं, जैसे स्लोप या वाई इंटरसेप्ट, और लीनियर रिग्रेशन का मकसद होता है कि इन पैमानों को ऐसा निर्धारित करना कि ये डेटा से मेल खाएं। कहने की जरूरत नहीं है, डीप लर्निंग मॉडल काफी पेचीदा होते हैं, जैसे कि GPT-3 के पास 2 नहीं बल्कि 175 अरब पैमाने हैं। पर बात यह है कि ऐसा दिया नहीं गया कि आप कोई विशाल मॉडल बना सकते हैं कई पैमानों के साथ बिना ट्रेनिंग डेटा को ओवरफिट किए या फिर ट्रेन होने के लिए बेहद कठिन हुए बिना। डीप लर्निंग एक तरह से मॉडल्स के बारे में बताता है जो पिछले कुछ दशकों में शानदार तरीके से बढ़े हैं। इन सब कुछ जोड़ता है वो है कि ये सेम ट्रेनिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं जिसे बैक प्रोपगेशन कहते हैं। हमने इसके बारे में पिछले चैप्टर्स में बात करी थी, और मैं जो संदर्भ आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ट्रेनिंग एल्गोरिदम को बड़े स्तर पर अच्छा काम करने के लिए इन मॉडल को एक विशेष फॉर्मेट का पालन करना पड़ेगा। अगर आपको ये फॉर्मेट पता हो तो ट्रांसफॉर्मर कैसे भाषा को प्रोसेस कर रहा है ये समझने में मदद मिलेगी, जो कई बार मनमाना चुनाव लग सकता है। पहला, आप जैसा भी मॉडल बना रहे हैं उसका इनपुट रियल नंबरों के एरे में फॉर्मेट होगा। ये नंबरों की सूची हो सकती है या एक 2 डायमेंशनल श्रेणी, या बहुत बार आपको ऊंचे डायमेंशनल वाले श्रेणी से जूझना पड़ता है जिसके लिए टेंसर शब्द इस्तेमाल होता है।
आप अक्सर उस इनपुट डेटा को प्रगति के साथ अलग अलग लेयर में बदलते देखते हैं, जहां फिर से हर लेयर रियल नंबरों की एक श्रेणी की तरह होती है, जब तक आप उसकी आखिरी लेयर तक ना पहुंच जाएं, जिसे आप आउटपुट कहेंगे। जैसे कि टेक्स्ट को संसाधित करने वाले मॉडल में आखिरी लेयर नंबरों की सूची होती है, जो अलग अलग मुमकिन टोकन के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दर्शाते हैं। डीप लर्निंग में इन मॉडल के पैमाने कई बार वेट्स कहलाए जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन मॉडल्स की खास बात ये होती है कि ये पैमाने सिर्फ वेटेड सम के जरिए ही संसाधित हो रहे डेटा से ही घुलते मिलते हैं। आप इस पर कुछ नॉन लीनियर फंक्शन भी लगाते हैं, पर वो पैमानों पर निर्भर नहीं करते। लेकिन अक्सर वेटेड सम को ऐसे साफ और स्पष्ट लिखे हुए देखने की बजाय आप उन्हें मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट के कई कंपोनेंट के रूप में साथ जुड़ा हुआ पाएंगे। अगर आप सोचें तो इसका वही मतलब है जैसे मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन काम करता है। आउटपुट का हर एक कंपोनेंट वेटेड सम की तरह दिखता है। धारणात्मक तौर से ज्यादा सही है अगर हम ट्यूनेबल पैमानों से भरे मैट्रिसेस के बारे में सोचें, जो संसाधित हुए डेटा से आए वेक्टर को बदल देते हैं। जैसे कि GPT-3 के 175 अरब वेट्स लगभग 28,000 अलग मैट्रिसेस में लगाए जाते हैं। ये मैट्रिसेस फिर 8 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, और अब हम और आप एक एक वर्ग के बारे में जानेंगे, ये समझने के लिए कि वो क्या काम करते हैं। आगे बढ़ते हुए GPT-3 के विशेष नंबरों का संदर्भ देना मजेदार होगा, ये पता करने के लिए कि 175 अरब कहां से आए हैं। आज के जमाने में चाहे और भी बड़े और बेहतर मॉडल आ गए हों, पर इसकी कुछ अलग ही बात है। ये पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल था जिसने मशीन लर्निंग समुदाय के बाहर दुनिया का ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में मॉडर्न नेटवर्क्स के लिए स्पष्ट नंबरों के बारे में कंपनीज मुंह नहीं खोलती। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप ChatGPT जैसे टूल्स के अंदर झांकते हैं ये देखने की क्या होता है, तो ज्यादातर आपको गणना मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जैसी लगेगी। हालांकि सैकड़ों नंबरों के बीच खो जाने का खतरा है, पर आपको अपने दिमाग में ये फर्क पता होना चाहिए। मॉडल के वेट्स जिन्हें मैं नीला या लाल रंगता हूँ, और संसाधित डेटा के बीच जो मैं ग्रे से रंगता हूँ, वेट्स ही असली दिमाग होते हैं। वो ट्रेनिंग के दौरान सीखी गई चीजें हैं जो मॉडल का बर्ताव बताती हैं। संसाधित डेटा मॉडल को दिए गए इनपुट को कोडित करता है, जैसे किसी टेक्स्ट का छोटा सा एक हिस्सा। इन सब की नींव रखकर इस टेक्स्ट प्रोसेसिंग सैंपल के पहले चरण में चलते हैं, जिसमें इनपुट को छोटे हिस्सों में तोड़कर उन्हें वेक्टर में बदला जाता है। मैंने पहले बताया था इन हिस्सों को टोकन्स कहते हैं, जो शब्दों के टुकड़े या विराम चिन्ह हो सकते हैं। पर इस चैप्टर में और खासकर अगले वाले में मैं ये मानूंगा कि इन्हें बेहतर तरीके से शब्दों में तोड़ा गया है, क्योंकि हम इंसान शब्दों में सोचते हैं, और ये छोटे एग्जाम्पल के संदर्भ और हर चरण को समझने में मदद करेगा। मॉडल के पास पहले से निर्धारित शब्दकोश है, एक लिस्ट सभी मुमकिन शब्दों की, मान लीजिए लगभग 50,000 शब्दों की। और पहला मैट्रिक्स जिसका हम सामना करेंगे यानी एम्बेडिंग मैट्रिक्स, इसमें हर शब्द के लिए एक कॉलम होता है। यही कॉलम तय करते हैं पहले स्टेप, हर एक शब्द किस वेक्टर में बदलेगा। हम इसे WE लेबल करते हैं, और जितने भी मैट्रिसेस हम देखेंगे उनकी तरह इसकी वैल्यू रैंडमली आती है, जिसे डेटा के आधार पर सीख लिया जाएगा। मशीन लर्निंग में शब्दों को वेक्टर में बदलना ट्रांसफॉर्मर्स के पहले से ही एक आम प्रथा थी, पर ये अजीब होगा अगर आपने इसे पहले कभी नहीं देखा, और ये आगे की प्रक्रिया की नींव रखता है। तो आइए इसे आराम से समझते हैं। हम इसे अक्सर वर्ड एम्बेडिंग कहते हैं, जो आपको इन वेक्टर्स के बारे में जियोमेट्रिकली सोचने देता है, किसी हाई डायमेंशनल जगह पर एक बिंदु की तरह। 3D स्पेस में 3 नंबरों की एक सूची को कोऑर्डिनेट्स की तरह सोचना आसान होगा, पर शब्द एम्बेडिंग्स काफी ज्यादा आयामी होते हैं। GPT-3 में इनके 12,288 आयाम होते हैं, और आप देखेंगे कि ये अलग अलग दिशाओं वाली जगह के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप 3D जगह से 2D डायमेंशनल स्लाइस को लेकर उसके ऊपर स्क्वायर बिंदु लगाते हैं, वर्ड एम्बेडिंग्स को जीवित करने के लिए, जो एक आसान मॉडल मुझे दे रहा है। मैं कुछ ऐसा ही करूंगा, एक 3 डायमेंशनल स्लाइस को किसी हाई डायमेंशनल जगह से ले जाकर और शब्द वेक्टर को उस पर डालकर फिर पैमानों को दिखा दूंगा। बड़ी बात यह है कि जब एक मॉडल अपने वेट्स को सुधारता है, ये निर्धारित करने के लिए कि ट्रेनिंग के दौरान शब्द कैसे वेक्टर में जड़ते हैं, तो वो कुछ ऐसे एम्बेडिंग्स पर आकर रुकता है जहां स्पेस में दिशाओं का अर्थ संबंधी मतलब होता है। एक आसान वर्ड से वेक्टर मॉडल के लिए अगर मैं वो शब्द ढूंढूं जिसकी एम्बेडिंग्स टावर शब्द के सबसे करीब हो, तो आप देखेंगे कि वो सभी टावर्स जैसे अलग अलग रहे हैं,
और अगर पाइथन का इस्तेमाल करके घर पर खुद से देखना चाहते हैं तो ये वो मॉडल है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है, पर ये दर्शाने के लिए काफी है कि इस जगह की दिशाएं अर्थ संबंधी मतलब ले जा सकती हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है अगर आप औरत और आदमी के वेक्टर का अंतर लें, जिसे आप एक की नोक को दूसरे की नोक से जोड़ने वाले इस जगह के छोटे वेक्टर के तौर पर सोचते हैं, वो राजा और रानी के वेक्टर के अंतर जैसा ही होगा। तो मान लीजिए आपको महिला सम्राट के लिए शब्द नहीं पता, तो आप राजा शब्द लेकर उसमें औरत और आदमी की दिशा लगाकर और उस पॉइंट के सबसे करीबी एम्बेडिंग्स के जरिए वो ढूंढ सकते हैं। थोड़ा बहुत ही सही, इसके एक क्लासिक एग्जाम्पल होने के बावजूद इस मॉडल के लिए रानी की असली एम्बेडिंग उससे कुछ अलग होगी जो ये बताएगा। इसलिए क्योंकि जिस तरह से रानी का इस्तेमाल ट्रेनिंग डेटा में होगा वो सिर्फ राजा का स्त्री रूप नहीं है। जब मैंने इसे और खंगाला तो पारिवारिक रिश्तों ने इसे दर्शाने में ज्यादा मदद करी। बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान मॉडल ने एम्बेडिंग को चुनना फायदेमंद समझा, जिसे इस जगह में एक दिशा लिंक की जानकारी कोडित करे। एक और एग्जाम्पल है, अगर आप पाकिस्तान की एम्बेडिंग लो और उसमें इंडिया की एम्बेडिंग माइनस कर दो और फिर आप उसमें गांधी की एम्बेडिंग जोड़ दें तो आपको कुछ जिन्ना की एम्बेडिंग के करीब मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे मॉडल ने कुछ दिशाओं में पाकिस्तान के साथ और कुछ फ्रीडम स्ट्रगल के नेताओं के साथ जोड़ दिया है। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है कि कैसे कुछ मॉडल्स में अगर आप इंडिया और अमेरिका के बीच का अंतर लें और उसे बर्गर से जोड़ दें तो आप वड़ा पाव के करीब आएंगे। साथ ही करीबी पड़ोसियों को पहचानने के इस गेम में मुझे बहुत मजा आया, ये देखकर कि बिल्ली कैसे जानवर और राक्षस दोनों के करीब थी। एक गणित का सहज ज्ञान यहाँ समझाना बेहतर होगा, खासकर अगले चैप्टर के लिए। वो है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक तरीका है नापने का कि वो कितने बराबर हैं। गणना में डॉट प्रोडक्ट होता है जब संबंधित कंपोनेंट का गुना करके उसमें परिणामों को जोड़ा जाता है, जो कि अच्छा भी है क्योंकि हमारी गणना काफी हद तक वेटेड सम जैसी दिखती है। ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है जब वेक्टर एक जैसी दिशा में इशारा करते हैं, जीरो होता है जब वो सीध में होते हैं और नेगेटिव जब वो उल्टी दिशा में इशारा करते हैं। अब मान लीजिए आप इस मॉडल के साथ खेल रहे हैं और आप परिकल्पना करते हैं कैट्स माइनस कैट की एम्बेडिंग इस जगह पर कई दिशाएं दर्शा सकती है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं ये वेक्टर लूंगा और कुछ सिंगुलर नाउन की एम्बेडिंग के विरुद्ध इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा और संबंधित प्लूरल नाउन के डॉट प्रोडक्ट के साथ उसकी तुलना करूंगा। अगर आप इसे और खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि प्लूरल वाले लगातार बड़ी वैल्यू देते हैं सिंगुलर नाउन के मुताबिक, ये बताते हुए कि वो इस दिशा के साथ ज्यादा मेल खा रहा है। और एक मजेदार ये चीज है कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट को 1, 2, 3 और जैसे शब्दों की एम्बेडिंग के साथ लेते हो तो आपको बढ़ती हुई वैल्यू मिलेगी। तो हम मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं कि मॉडल किस शब्द को कितना प्लूरल मानता है। एक बार फिर शब्द कैसे जोड़ते हैं, ये एक डेटा के जरिए मॉडल सीखता है। ये एम्बेडिंग मैट्रिक्स जिसके कॉलम बताते हैं कि हर शब्द के साथ क्या होता है। हमारे मॉडल में वेट्स का पहला ढेर है और GPT-3 नंबरों को इस्तेमाल करते हुए इसका शब्दकोश का माप 50,257 है। और फिर से दरअसल ये शब्द नहीं है बल्कि टोकन्स हैं और इसका एम्बेडिंग आयाम है 12,288 है। इनका गुना करने से ये पता चलता है कि इसमें लगभग 617 मिलियन वेट हैं। चलिए अब इसको एक गणना में जोड़ते हैं, याद रखते हुए कि हमें 175 बिलियन तक पहुंचना है। ट्रांसफॉर्मर के मामले में आप इसकी एम्बेडिंग स्पेस के वेक्टर के बारे में सिर्फ यही नहीं सोचना चाहते कि वो अलग अलग शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तो ये कि वो उस शब्द की जगह की जानकारी भी कोडित करते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर सबसे जरूरी बात कि आप उन्हें संदर्भ को समझने की क्षमता रखने वाला समझें। मान लीजिए एक वेक्टर जो किंग शब्द की एम्बेडिंग से शुरू हुआ हो, वो इस नेटवर्क के कई ब्लॉक्स द्वारा खींचा जा सकता है, जिसे अंत में वो एक सूक्ष्म दिशा में इशारा करे, जो ये कोडित करे कि ये वो एक किंग था जो स्कॉटलैंड में रहता था और जिसने अपनी कुर्सी पिछले किंग को मारकर हासिल करी थी और जिसका वर्णन शेक्सपियर के शब्दों में हुआ है। दिए गए शब्द का मतलब खुद की समझ से निकालिए। उस शब्द का अर्थ अक्सर उसके आसपास से तय होता है और कभी कभी इसमें काफी दूर का संदर्भ भी शामिल होता है। इसलिए जब एक ऐसा मॉडल बनाया जाता है जिसके पास अगले शब्द का अंदाजा लगाने की क्षमता हो, तो लक्ष्य होता है उसको अच्छे से संदर्भ शामिल करने के लिए सशक्त करना। साफ शब्दों में पहले स्टेप में जब आप इनपुट टेक्स्ट के आधार पर वेक्टर की श्रृंखला बनाते हैं तो हर एक एम्बेडिंग मैट्रिक्स से उठाया जाता है। तो शुरुआत में वेक्टर सिर्फ एक शब्द का अर्थ को कोडित करता है बिना आसपास के इनपुट लिए। पर आपको इसके नेटवर्क के प्रथम लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए।
कि हर वेक्टर को इतना सक्षम किया जाए वो बेहतर और विशेष अर्थ को ले सके जितना अकेला शब्द कभी दर्शा नहीं सकता। नेटवर्क सिर्फ कुछ ही वेक्टर को एक बार में संसाधित कर सकता है, जिसे इसका कॉन्टेक्स्ट साइज कहते हैं। GPT-3 के लिए ये 2048 के कॉन्टेक्स्ट साइज से ट्रेंड हुआ था। तो जो डेटा नेटवर्क के जरिए जाता है वो हमेशा इन 2048 कॉलम की श्रेणी की तरह लगता है, जिसमें 12,000 डायमेंशंस होते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट साइज एक सीमा लगाता है ट्रांसफार्मर द्वारा लिए गए टेक्स्ट पर, जब वो अगले शब्द का अंदाजा लगा रहा हो। इसलिए कुछ चैट बॉट जैसे ChatGPT के शुरुआती वर्जन के साथ लंबी बातचीत में ऐसा लगता था कि बॉट बातचीत का आधार खो देते हैं। हम इसके ध्यान देने की बात पर बाद में आएंगे, पर अभी के लिए मैं 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ कि इसमें बिल्कुल आखिरी में क्या होता है। याद रखिए, जो इनपुट आप चाहते हैं वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अगले आने वाले सभी टोकन्स पर। मान लीजिए आखिरी शब्द प्रोफेसर है और संदर्भ में हैरी पॉटर जैसे शब्द शामिल हैं, और ठीक पहले हम लीस्ट फेवरेट टीचर देखते हैं। तो अगर आप मुझे ये दिखाने की छूट दें कि टोकन सिर्फ पूरे शब्दों की तरह देखते हैं, तो एक अच्छा ट्रेंड नेटवर्क जो हैरी पॉटर की जानकारी रखता हो वो स्नेप शब्द को एक बड़ा नंबर नियुक्त करेगा। इस प्रक्रिया में 2 अलग स्टेप्स हैं। पहले में एक और मैट्रिक्स का इस्तेमाल होगा जो उसे कॉन्टेक्स्ट में आखिरी वेक्टर को 50,000 की वैल्यू की एक सूची में मैप करता है। हर टोकन के लिए शब्दकोश में एक वैल्यू। फिर एक फंक्शन होता है जो इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सामान्य करता है। इसे सॉफ्ट मैक्स कहते हैं और कुछ सेकंड्स में हम इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा अजीब लग सकता है सिर्फ इस आखिरी एम्बेडिंग को अंदाजे के लिए इस्तेमाल करना, जबकि उस आखिरी स्टेप में भी हजारों वेक्टर्स हैं लेयर में जो अपने अच्छे संदर्भों वाले अर्थ के साथ बैठे हैं। ये इस बात से संबंधित है, ट्रेनिंग प्रोसेस में ये काफी ज्यादा कौशल है। अगर आखिरी लेयर के हर वेक्टर का इस्तेमाल करें एक साथ, ये अंदाजा लगाने के लिए कि तुरंत बाद में क्या आएगा। ट्रेनिंग के बारे में हम आगे और बात करेंगे, पर अभी ये बताना बहुत जरूरी था। इस मैट्रिक्स को अनएम्बेडिंग मैट्रिक्स कहा जाता है और इसे हम WU लेबल देंगे। बाकी वेट मैट्रिसेस की तरह ही इसकी एंट्री भी बेतरीब होती है, पर वो फिर ट्रेनिंग के प्रोसेस के दौरान ही सीख ली जाती है। अगर हम पैमानों का हिसाब रखें तो इस अनएम्बेडिंग मैट्रिक्स में हर शब्द के लिए एक रो होती है शब्दकोश में, और हर रो में उतने ही तत्व होते हैं जितने एम्बेडिंग डायमेंशंस में होंगे। ये एम्बेडिंग मैट्रिक्स से काफी मिलता जुलता है, बस ऑर्डर में उल्टा होता है। तो ये नेटवर्क में 617 मिलियन और पैमाने जोड़ता है। मतलब हमारी अब तक की संख्या 1 अरब से थोड़ी ऊपर हो चुकी है। ये कुल 175 अरब पैमानों का एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा है जो हमारे पास आखिर में होगा। इस चैप्टर के आखिरी छोटे लेसन के तौर पर मैं इस सॉफ्ट मैक्स फंक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये अटेंशन ब्लॉक के अंदर एक बार फिर से हमें दिखेगा। बात यह है कि अगर आप चाहते हैं नंबरों का एक क्रम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम करे, जिससे हर अगले मुमकिन शब्द का डिस्ट्रीब्यूशन, तो हर वैल्यू को 0 और 1 के बीच होना चाहिए, जिनका टोटल भी 1 होना जरूरी है। लेकिन अगर आप डीप लर्निंग गेम खेल रहे हैं जहां सब कुछ मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है, तो आपको मिले आउटपुट्स इन नियमों द्वारा नहीं होंगे। वैल्यू अक्सर नेगेटिव या फिर 1 से ज्यादा बड़ी होती है और ज्यादातर इनका योग 1 नहीं होगा। सॉफ्ट मैक्स एक मानक तरीका है जिससे मनमाने नंबरों को एक सही डिस्ट्रीब्यूशन में बदला जा सकता है। इस तरह की सबसे बड़ी वैल्यू 1 के करीब हो और छोटी वैल्यू 0 के करीब हो। बस यही तो समझना जरूरी है। पर अगर इसके काम के तरीके को जानना चाहते हैं तो पहले हर नंबर पे e की पावर लगाइए, जिससे सारी वैल्यूज पॉजिटिव बन जाती है, और फिर आप उन सारी पॉजिटिव वैल्यूज का सम ले लीजिए और हर टर्म को उस सम से भाग कीजिए जो इसे एक लिस्ट पर ले आती है जो 1 के बराबर हो। आप देखेंगे कि अगर इनपुट में कोई एक नंबर की वैल्यू सबसे बड़ी है तो आउटपुट में उसका अनुकूल टर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर हावी होगा। तो अगर आप इसे सैंपलिंग करते तो आप ज्यादातर सबसे बढ़ते हुए इनपुट को चुनते, पर ये सॉफ्ट है सबसे बड़े को चुनने से, क्योंकि अगर बाकी वैल्यू भी उतनी ही बड़ी है तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन में भी महत्वपूर्ण वेट मिलता है और हर चीज लगातार बदलती है जब इनपुट में लगातार बदलाव होता है। कुछ हालतों में जब से ChatGPT डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके अगले शब्द का अंदाजा लगाता है तो इस फंक्शन को और ज्यादा मजेदार बनाया जाता है जब एक कांस्टेंट t को एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में जोड़ा जाता है। हम इसे टेम्परेचर कहते हैं क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन में टेम्परेचर की भूमिका जैसा होता है। इसका असर ये होता है जब t ज्यादा हो तो आप छोटी वैल्यूज को ज्यादा वेट देते हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा और समान हो जाता है, और अगर t छोटा है तो बड़ी वैल्यूज ज्यादा जोर से हावी होंगी। वहीं चरम मामलों में t को 0 सेट करने से सारा वेट सिर्फ उस वैल्यू को मिलेगा जो सबसे ज्यादा है। जैसे कि मैं GPT-3 को एक कहानी लिखने के लिए बोलूंगा इस सीड टेक्स्ट के साथ, Once upon a time there was a,
लेकिन मैं हर मामले में अलग टेम्परेचर का इस्तेमाल करूंगा। जीरो टेम्परेचर का मतलब कि सबसे ज्यादा उम्मीद वाले शब्द को चुनेगा और जो मिलता है वो एक घिसा पिटा डेरिवेटिव होगा पंचतंत्र जैसी कहानी का। ज्यादा टेम्परेचर इसे मौका देता है कम संभावना वाले शब्द चुनने का, पर ये जोखिम के साथ आता है। इस मामले में कहानी की शुरुआत होती है एक जवान वेब आर्टिस्ट के साथ जो साउथ कोरिया से है, पर थोड़ी देर में फिर से बकवास हो जाती है। टेक्निकली एपीआई को 2 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं लेने देता। इसका गणित से जुड़ा कारण नहीं है, ये बस एक मनमानी रोक लगाई है, शायद ताकि टूल ज्यादा अनाप शनाप चीजें ना निकाले। अगर आप सोच रहे हैं कि एनिमेशन कैसे काम करता है, तो मैं GPT-3 के दिए गए 20 सबसे संभावित टोकन लेता हूँ जिससे ऊपर वो मुझे नहीं दे सकते, और फिर मैं संभावनाओं को सुधारूंगा 1/5 के एक्सपोनेंट पर आधारित। एक और शब्द जाल की तरह जैसे आप इस फंक्शन के आउटपुट के कंपोनेंट को प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, वैसे ही इसके इनपुट्स को लॉजिट्स कहा जाता है। कुछ लोग इसे लॉजिट कहते हैं और कुछ लोग लॉगिट, मैं इसे लॉजिट कहूंगा। तो जब आप इसमें कोई टेक्स्ट डालते हैं तो ये सारी वर्ड एम्बेडिंग्स एक नेटवर्क से गुजरती है और फिर आखिरी गुना करते हैं अनएम्बेडिंग मैट्रिक्स के साथ। मशीन लर्निंग वाले लोग उसे असमान आउटपुट के कंपोनेंट को लॉजिट कहेंगे। अगले शब्द के अंदाजे में इस चैप्टर का अहम लक्ष्य था अटेंशन मैकेनिज्म को समझने के लिए एक नींव बनाना, कराटे किड के वैक्स ऑन वैक्स ऑफ की तरह। अगर आपके पास सहज ज्ञान हो एम्बेडिंग्स के लिए, सॉफ्ट मैक्स के लिए कैसे डॉट प्रोडक्ट्स सिमिलरिटीज मापते हैं, और इस बात का पता होना कि ज्यादातर गणना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसी लगती हैं जो ट्यूनेबल पैमानों से बाहर होते हैं, तो इस मॉडर्न एआई की दुनिया के एक हिस्से अटेंशन मैकेनिज्म को समझना काफी आसान हो जाता है। इसके लिए मुझसे अगले चैप्टर में जुड़िएगा। जब तक ये पब्लिश हो रही है तो उस चैप्टर का एक ड्राफ्ट पेट्रियन सपोर्टर के देखने के लिए उपलब्ध है। फाइनल वर्जन 1 या 2 हफ्ते में लोगों के बीच आ जाएगा। ये ज्यादातर निर्भर करता है मैं कितना बदलाव करूंगा इसके रिव्यू के बाद। तब तक के लिए अगर आप अटेंशन के बारे में और जानना और अगर इस चैनल की मदद करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।